So hey people, Abhi this side. Welcome to lecture 5. Today we're gonna be discussing about trading mindset and busting the misconception about financial markets and fixing our wrong belief towards financial markets. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं लेक्चर 4 डाला था जो कि मार्केट डायनामिक्स के ऊपर था। अब उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन करा हुआ था। तो मैंने उस टाइम पे कुछ चीजें ऐसी बोली थी जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं और थोड़ी सी मतलब मैंने कुछ एरर्स किए थे लेक्चर पे बेसिकली। तो कुछ एरर्स किए थे और कुछ पार्ट मैं बताना भूल गया था उसमें। दैट इज ऑन मी, सॉरी फॉर दैट। तो आज उस लेक्चर 5 स्टार्ट करने से पहले अपने मेन एजेंडा आने से पहले हम लेक्चर 4 की कुछ जो चीजें थी जो कवर अप थी उसे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना भूल गया, जो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होती है ना वो भी डेटा प्राइस से अफेक्ट होती है। अब आप पूछोगे कैसे? आप गोल्ड का एग्जांपल ले लो। जब अभी रिसेंटली गोल्ड में बुलिश रन चल रहा था तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहे थे, तो सबको गोल्ड प्रीशियस लग रहा था, वैल्यूएबल लग रहा था। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा था। अब सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं सब गोल्ड के प्राइसेस देख रहे थे, चार्ट पे गोल्ड के प्राइसेस देख रहे थे मार्केट में। अब प्राइस जैसे ही बढ़ा उनके जो इवैल्यूएशन था लोगों का वो भी गोल्ड को लेके बढ़ा ना। आपको भी गोल्ड वो लगने लगा प्रीशियस कि आपको भी ऐसा था कि मुझे बाय करना है गोल्ड, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है। तो अब आप देख रहे हो कि जो लेटेस्ट प्राइस है वो मार्केट जो लेटेस्ट मार्केट प्राइस है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके सब्जेक्टिव वैल्यूएशन को। तो ये चीज हो गई। अब मैंने एक चीज आपको और बोली थी जो कि गलत थी लेक्चर 4 में, दैट डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। ऐसा नहीं होता। अगर डिमांड बढ़ रही है जरूरी नहीं है प्राइस बढ़े। हाँ, बढ़ सकता है बट तभी जब सप्लाई रिलेटिवली डिमांड से लो हो। अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस जरूरी नहीं है बढ़े, प्राइस अनअफेक्टेड रहेगा। आपको पता है अगर कोई फैक्ट्री में एडिडास शूज 1000 डिमांड है और 1000 शूज बना भी रहा है सेम एट सेम टाइम, तो प्राइस नहीं बढ़ेगा। और यहीं अगर वो 100 शूज बना दे, सॉरी यहीं डिमांड अगर 1000 की हो और वो 500 शूज बनाए तो ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ेगा। तो आप यहाँ से ये समझ गए। और सिमिलरली अगर सप्लाई बढ़ती है तो जरूरी नहीं है प्राइस गिरे, क्योंकि अगर सप्लाई गिर रही है, सॉरी, हाँ, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो सकती है। ये प्राइस तभी बढ़ेगा जब सप्लाई बढ़ रही है और उसके रिलेशन में प्राइस तभी गिरेगा जब सप्लाई बढ़ रही हो, ठीक है, एंड डिमांड रिलेटिवली कम हो रहा हो। तभी होता है ना, जब सप्लाई बढ़ता है डिमांड कम होती है तब प्राइस गिरते हैं। एडिडास ने मान लो सप्लाई में 1000 शूज बना दिए और डिमांड से 100-200 शूज किया तो क्या होगा? प्राइस गिरेगा। तो इसलिए अगर सप्लाई बढ़ रहा है जरूरी नहीं है प्राइस गिरे, और अगर डिमांड बढ़ रहा है जरूरी नहीं है प्राइस बढ़े। ठीक है। तो ये दो तीन चीजें थी जो मुझे कवर करनी थी, जो मैंने एड्रेस करे थे लेक्चर 4 में। दैट इज ऑन मी अगेन। तो आज का जो लेक्चर है ना वो एक नया पार्ट होने वाला है इस पूरे सीरीज बोल लो या इस पूरे मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे अब हम ट्रेडिंग माइंडसेट पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप मार्केट में घुस रहे हो ट्रेड करने के लिए, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, आप किसी भी पर्पज से फाइनेंशियल मार्केट को यूज करने वाले हो, लाइक इंटरैक्ट करने वाले हो, तो मेरा मानना ये है अगर आपके जो बिलीव्स होते हैं ना, अगर आपके बिलीव्स अलाइन है, लाइक करेक्ट है, करेक्ट क्या, लाइक अलाइन है, तो जितना आपके बिलीव्स अलाइन होंगे ना फाइनेंशियल मार्केट्स के रियलिटी से, क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल वर्ल्ड से। यहाँ पे नॉर्मल वर्ल्ड की चीजें काम नहीं करती। ठीक है। जैसे कि अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्या चीज काम नहीं करती जो रियल वर्ल्ड में काम करती है। रियल वर्ल्ड में हम बोलते हैं होप रखो किसी भी चीज की, डोंट लेट द होप डाई, हम ऐसे बोलते हैं। बट इन फाइनेंशियल मार्केट अगर आपको लॉस हो रहा है एंड आप ये बोल रहे हो कि चलो मैं होप रखता हूँ कि मार्केट मुझे प्रॉफिट करेगा, मार्केट मुझे, मतलब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, आप ऐसा होप करके बैठोगे तो मैं बता रहा हूँ यू विल रिग्रेट दैट चॉइस, यू विल रिग्रेट दैट चॉइस। ठीक है। ये डिफरेंस आप देख रहे हो। हम रियल वर्ल्ड में सोचते हैं कि होप हमें नहीं छोड़नी चाहिए, बट मार्केट में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी गलतियां। तो आप देख रहे हो कि हाउ फाइनेंशियल मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी, लाइक नॉर्मल लाइफ। तो इसलिए जब हम नॉर्मल लाइफ के अपने बिलीव्स,
अपनी थिंकिंग, अपनी माइंडसेट, अपना पर्सपेक्टिव सेम विदाउट चेंज किए फाइनेंशियल मार्केट में घुसते हैं ना, तो बहुत सारा हमें ना बैरियर फेस करना पड़ता है अपनी लर्निंग में। तो मैं चाहता हूँ आपको ऐसा फेस ना करना पड़े, आपको कोई बैरियर फेस ना करना पड़े। इसलिए अगर आप अपने बिलीव्स, अपने माइंडसेट, अपने पर्सपेक्टिव को अलाइन करोगे फाइनेंशियल मार्केट की रियलिटी से, आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है ना वो स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि देखो फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना ना कभी भी खराब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करते टाइम बहुत ज़्यादा खराब फ़ील हो रहा है ना, आपकी इंटरैक्शन जो मार्केट से है वो काफ़ी नेगेटिव है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है? आपको एक स्टेप बैक लेके वापस से रन डाउन करना चाहिए कि आपके जो पर्सपेक्टिव, आपके जो बिलीव्स है वो सही है मार्केट के बारे में कि नहीं। आप अपने फैक्ट्स अलाइन करो मार्केट से, ताकि आपके लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है? तो मेरा यही मानना है, कि जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जितने भी रॉन्ग बिलीव्स हैं मार्केट के बारे में आपके, अगर आप उसे सही करोगे, अलाइन होकर जितना मार्केट की रियलिटी से, उतना आपके लिए ईज़ियर होगा लर्निंग प्रोसेस। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ इस पीपीटी को। तो ये सारे 5 टॉपिक हैं। एक 1 टू 3 यस 5 टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 मिसकंसेप्शंस अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट हम चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। बहुत लोगों को लगता है जो लोग चार्ट रीड करते हैं दे आर प्रेडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट्स, बट ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, पहले आपको जो मैंने लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। Technical analysis predicts the future. Reality. Technical analysis is analyzing market participants' reaction to information that is represented by price movements on charts. Plus, there are different tools of technical analysis that are predict. तो ये क्या कहना चाह रहा है जो मैंने लिखा हुआ है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों को लगता है जो सोचते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो लोग प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं, वो चार्ट्स की मूवमेंट, चार्ट्स के प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी भी स्टॉक कॉइन्स, कुछ भी बॉन्ड्स के प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, टेक्निकल एनालिसिस हम चार्ट को देख के या इंडिकेटर को यूज करके जो हम इंफॉर्मेशन हमें उससे चार्ट पे जो प्राइस मूव हो रहा है, या जो इंडिकेटर जो होते हैं, आपको पता ही होगा, इंडिकेटर जो होते हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसे यूज करके इवेल्युएट करने को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है? अब मैंने आपको फर्स्ट 3 लेक्चर्स में बताया था, फर्स्ट 4 लेक्चर्स में बताया था कि जो प्राइस मूवमेंट है ना, इसमें प्राइस का कोई खुद का कोई वो नहीं है। क्योंकि जो हम चार्ट पे देखते हैं दैट इज़ डाटा। अब वो डाटा क्या है? डाटा पार्टिसिपेंट्स जो है मार्केट के, उनका रिएक्शन है इन्फॉर्मेशन को लेकर, और इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। एक्सटर्नल हो सकती है, चार्ट पे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो प्राइस है ना, वो प्राइस मूव कैसे कर रहा है? क्योंकि लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लोग, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, बैंक, एमएनसीज़, हेज फंड्स, सारे कुछ, सब कुछ आ जाएगा जब मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन पे, वो रिफ्लेक्ट होता है चार्ट पे थ्रू प्राइस मूवमेंट्स। उस प्राइस मूवमेंट को जब हम रीड करते हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन रिएक्शंस को रीड करना है। और जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो हम रिएक्ट कर रहे हैं, ना कि प्रिडिक्ट। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हिस्टोरिकल डाटा पे किया जाता है। आप आप जब चार्ट खोलते हो, तो आपको फ्यूचर का या डेली का या वीकली के आगे का दिन थोड़ी दिखता है। आपको आने वाले वीक का थोड़ी दिखता है प्राइस मूवमेंट। आपको जो करंट वीक चल रहा है, करंट डे चल रहा है, उसका ही दिखता है, एंड उसके पीछे का दिखता है। तो आप देख रहे हो, हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं कि क्या पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन इन्फॉर्मेशन को लेके, एंड देन हम वहां से इवेलुएट सब्जेक्ट इवेल्युएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। हम जो डाटा देख रहे हैं अपने चार्ट पे, इंडिकेटर पे, हम उस पे उसे देख के एनालाइज करके रिएक्ट कर रहे हैं। हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। का कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में। जो लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो लोग बोलते हैं कि प्रिडिक्शन से टेक्निकल ट्रेडिंग इज प्रिडिक्शन, नहीं। ट्रेडिंग इज रिएक्शन। ट्रेडिंग इज रिएक्टिंग कि क्या चल रहा है। आपने चार्ट पे जो देखा, मार्केट आपको डाटा जो आपको कह रहा है, उसे इवेल्युएट करना और रिएक्ट करना। आप प्रिडिक्ट नहीं करते। अगर आप ट्रेडिंग में प्रिडिक्ट कर रहे हो, डूइंग इट रॉन्ग, इट्स गैम्बलिंग। टेक्निकल एनालिसिस आप देखो, जो लोग गैम्बलिंग बोलते हैं ना, दे आर प्रिडिक्टिंग प्राइस मूवमेंट्स, बट प्रोफेशनल्स डोंट प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट, दे जस्ट रिएक्ट। उन्होंने देखा चार्ट पे कुछ होते हुए, उनको कुछ उनकी क्यूज होते हैं, ये सेटअप होता है, उनका क्यूज होता है। जब वो चीजों को देखते हैं, तब वो रिएक्ट करते हैं। वो प्रिडिक्ट नहीं करते प्राइस मूवमेंट। दे आर नॉट प्रिडिक्टर्स, दे आर गुड रिएक्टर्स एंड एग्जीक्यूशनर।
प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, दे आर गुड रिएक्टर्स एंड एग्जीक्यूशनर्स। ठीक है? तो होपफुली ये आपको पूरा पार्ट क्लियर हो गया होगा। टेक्निकल ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करता फ्यूचर, हम बस इन्फॉर्मेशन को देख के रिएक्ट करते हैं इसमें। हम प्रेडिक्ट नहीं करते फ्यूचर। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। हाँ, आप मैं ये नहीं बोल रहा आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आप बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं मार्केट में जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट अगेन आप देख रहे हो कितना जो एक्सपीरियंस का गैप है ना आपके और प्रोफेशनल्स के बीच में बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 20, 25, 30 साल का जो एक्सपीरियंस रखते हैं, 10 साल का जो एक्सपीरियंस रखते हैं आपके आपके मुकाबले। उनको कितना ज़्यादा मार्केट के बारे में पता है, वो कितना ज़्यादा लाइक दे आर ब्रीथिंग मार्केट। उन्हें इतना ज़्यादा समझ है ह्यूमन नेचर की कि वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्राइस। आप नहीं कर सकते इस स्टेज पे। हाँ, अगर आप 20-25 साल, 10-15 साल इस गेम को देते हो, तो डेफिनिटली आप समवॉट प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बट नॉट इंडेफिनिटली, क्योंकि मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है? कोई नहीं कर सकता, बट एनालिस्ट होते हैं। ठीक है? आप कुछ हद तक कर सकते हो, बट दैट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड एक्सपीरियंस। So let's move to the next misconception. The market is manipulated against retail. अब बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि मार्केट मैनिपुलेट किया जाता है हमेशा हमारे अगेंस्ट। अब इस चीज को अब ये चीज गलत नहीं है। ठीक है? जो बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मैं बड़े पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, जिनके लिए मेजॉरिटी जिनके लिए बना है मार्केट। आपको बता दूं, जो आप रिटेल ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको पहले भी मेंशन कर रखा है लेक्चर 4 या 3 में, टू चेक आउट दोस लेक्चर्स। ठीक है? दोस लेक्चर्स आर वेरी गुड। आप देख सकते हो लेक्चर्स में थोड़े एरर्स हैं, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस लेक्चर्स आर करेक्ट। ठीक है? कॉन्सेप्चुअल वाइज दे आर करेक्ट। कुछ एरर्स हो सकते हैं, आई ओन अप टू इट एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट जिनके लिए मार्केट बनाया गया है, जो बड़े पार्टिसिपेंट्स है, बैंक्स, एमएनसीज, फंड्स, जिनके लिए मेजरली मार्केट बनाया गया है, फिर आपको मैंने बताया कि रिटेल ट्रेडिंग बहुत छोटा पार्ट है मार्केट्स का। तो हाँ, तो वो लोग डेफिनेटली मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं हमारे अगेंस्ट। बट ऐसा कह देना कि मार्केट हमेशा मैनिपुलेट हो रहा है, कि ये बात गलत है। मैनिपुलेशन है, बट हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होती। ठीक है? जो आप प्राइस मूवमेंट चार्ट पे देख रहे हो, जब भी आप कोई ट्रेड पंच करते हो, मार्केट में एंटर करते हो और आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप मार्केट को ब्लेम करते हो कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। बट ऐसा हर बार बोलना इज रॉन्ग, क्योंकि अगर आप ऐसा हर बार बोलोगे ना, तो आप एक विक्टिम मेंटालिटी बना लोगे अपने बारे में। और एक बार ये विक्टिम मेंटालिटी बन गई ना, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे मार्केट। कि क्या होता है ना, जब हम चीज़ों को, ये मार्केट में जो चीज़ हमें दिख रही है ना, मार्केट जो प्राइस रिएक्शन हो रहा है चार्ट पे, वो सिर्फ एक डाटा है और डाटा सेंटिनेंट नहीं होता। ये बात लिख लो कहीं पे, डाटा इज नॉट सेंटिनेंट। ठीक है? डाटा की सिर्फ क्रेडिबिलिटी होती है। ठीक है? वो कितना ज़्यादा रिलायबल है, लेजिट है, हम वो देख सकते हैं। बट हम डाटा डाटा कभी सेंटिनेंट नहीं होता, डाटा में कोई इमोशन नहीं होता। हम उसको देख के क्या अपने अंदर थॉट्स आ रहा है, वो सेंटिनेंट है। मार्केट डाटा इज नॉट सेंटिनेंट। डाटा इज नॉट इमोशनल, सैड, बुलिश, बेरिश। हम उसे देख रहे हैं, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं। अब वो कंपैरिजन कुछ भी हो सकता है हमारे दिमाग में, तब जाके वो डाटा बुलिश या बेरिश बनता है, तब जाके वो चीजें बताता है हमें। ठीक है? तो यहाँ पे जो मार्केट चीजें कर रहा है ना, वो जो हम चार्ट देख रहे हैं, दैट इज जस्ट डाटा। लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो है बस। तो हम हर बार ये नहीं बोल सकते कि मार्केट मैनिपुलेट हो रहा है। मार्केट हो रहा है, बट हर बार नहीं हो रहा है। कोई भी इतनी बड़ी आपको लगता है, इतना बड़ा कोई हेज फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड है, जो मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, बिलियंस बोल लेते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियन भी होता है, मिलियन बिलियन डॉलर में जो फर्म फंक्शन कर रहा है, वो आपके $10 या $100 के एसएल के लिए आएगा? आएगा? ऐसा नहीं है। वो आपके एक सिंगल $100 के एसएल के लिए पूरा मार्केट मूव नहीं करेंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाओगे। आप ब्लेम करोगे मार्केट पे कि मार्केट ऐसे क्यों कर रहा है, मार्केट वैसा क्यों कर रहा है, एंड जस्ट दैट्स द एंड ऑफ द, लाइक स्टार्ट करने से पहले खत्म है, क्योंकि आप कुछ सीखोगे नहीं, आप ब्लेम गेम में फंसे रहोगे। और मैं बता रहा हूँ, मार्केट इज जस्ट लाइक अ मिरर। आप मार्केट से ना, आप मार्केट को ये नहीं बोल सकते कि मार्केट है मेरे साथ ऐसे कर रहा है। मार्केट आपका हाथ पकड़ के आपसे कुछ नहीं करवा रहा। आप जो कर रहे हो उसके आप फुल कंट्रोल रखते हो।
ठीक है? आप आपके एक्शन के फुल कंट्रोल में हो, आप अब जो भी कर रहे हो फुल कंट्रोल में हो अपने एक्शन के। तो आपको जो रिएक्शन मिल रहा है ना प्राइस से, जो आपको फीडबैक आ रहा है सामने से, उसे आप ब्लेम गेम करके रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपको फुल्ली क्रेडिबिलिटी दिखानी पड़ेगी और अकाउंटेबिलिटी होके उसको प्रॉपर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, मार्केट इज़ नॉट मैनिपुलेटेड अगेंस्ट रिटेलर्स, बट इट इज़ रॉन्ग टू से दैट एज़ मार्केट इज़ मैनिपुलेटेड। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा नहीं होता, बट हर बार कहना कि ये होता है, दैट इज़ but not always. The price movements we see on chart just opposite of a trade is not a manipulation every time. It is basic price movement, market behavior. So now you know price movement can be the result of simple order execution by market. आपकी लास्ट पार्ट समझ गए होंगे। जरूरी नहीं है हर चीज हर प्राइस मूवमेंट्स आपके अगेंस्ट मैनिपुलेशन है। वो नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड जो होता है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन से लोग जो कंटिन्यूअसली इवैल्यूएशन कर रहे हैं डाटा का इन्फॉर्मेशन का, उससे जो चेंज आ रहा है सप्लाई एंड डिमांड में, उससे जो मूवमेंट होती है प्राइस में, उसका भी वो भी हो सकता है। मैं हो सकता क्यों बोलूँ कि मैनिपुलेशन भी हो सकता है एंड जो सप्लाई डिमांड चेंज हो रही है लोग इवैल्यूएशन से इन्फॉर्मेशन को लेके उससे भी हो सकता है। ठीक है? तो होपफुली पूरा क्लियर हो गया होगा। और बहुत लोग को ये होता है कि देयर इज़ अ होली ग्रेल स्ट्रैटेजी कि मार्केट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो 100% काम करती है। बट ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देयर आर इन्फिनिट वेज टू मेक मनी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, बट द थिंग इज इट इज हार्ड टू define a single one or an edge, and there are no strategy that works in all types of markets. So sticking to one strategy is important. Forget what a perfect strategy. आप समझ गए होंगे इस डेफिनेशन से ही कोई भी मार्केट में एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी और या तो जिसकी 100% प्रॉफिटेबिलिटी रेट होती है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं जो 100% आपको रिजल्ट दे सकती। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। या अगर आपने मार्केट बजट जैसे बुक पढ़ा होगा उसमें कई ट्रेडर्स के पास 95 99.9 तक का एक्यूरेसी है उनके सेटअप पे। वो क्यों है? वो उनकी वजह से है। उनकी जो मार्केट अंडरस्टैंडिंग है ना प्राइस मूवमेंट्स को अंडरस्टैंडिंग लेके वो उस चीज को यूज करके उन्होंने अपना जो एज है ना इतना शार्प कर लिया है कि इतनी ज्यादा हाई एक्यूरेसी से वो काम कर पा रहे हैं। ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका एक्यूरेसी हाई है वही प्रॉफिटेबल है, जिसका एक्यूरेसी कम है वो भी प्रॉफिटेबल है। अगर आप मार्केट बजट पढ़ोगे ऐसे भी अगर आपने बेस्ट यूजर विंस पढ़ा होगा तो उसमें एक फर्म है जो ऑथर है उन्होंने एग्जांपल दिया था। एक फर्म थी उस बुक में जो जिसका जो एक्यूरेसी था वो 25% है बस, बट स्टिल दैट फर्म वाज प्रॉफिटेबल। तो देयर इज नो होली स्ट्रेटजी। मार्केट में इन्फिनिट वे से पैसे बनाने के, बट एक भी तरीका ढूंढना ना उस इन्फिनिट वे से वो बहुत ज्यादा टफ है। इसलिए हमें लगता है कि एक ही स्ट्रेटजी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं, क्योंकि जो मार्केट होता है ना वो, क्योंकि देखो मैं बिलीव करता हूँ कि मार्केट साइकिल्स में चलता है। साइकिल्स में तो फेजेस होते हैं जो मैं हम आगे टेक्निकल में पढ़ेंगे जानेंगे। तो हर फेज में ना ट्रेंडिंग में साइडवेज में हर फेज में एक स्ट्रेटजी काम नहीं कर सकती। आपको ये बात लिखनी कहीं नोट कर लो कि हर फेज में सिंगल टाइप को स्ट्रेटजी काम नहीं करती। हर स्ट्रेटजी का एक प्रोज होता है एक कॉन्स होता है, आपको पता है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। गॉड ने वो चीज परफेक्ट नहीं बनाई है। कुछ हो सकती है बट आई डोंट थिंक कुछ परफेक्ट है। हर चीज का कुछ ना कुछ डाउन साइड है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसका भी एक स्ट्रेंथ है एक वीकनेस है। ठीक है? अब आप अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हो मार्केट में? ठीक है? वो आप पे डिपेंड करेगा कंप्लीटली आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आपको अपनी वीकनेस पता है, अपनी वीकनेस पता है एज अ ह्यूमन एज अ ट्रेडर, आपके सेटअप की वीकनेस पता है एंड आप वो चीजें को अवॉइड कर रहे हो और जो आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर प्ले कर रहे हो, सॉरी आपका जो स्ट्रेंथ है उस पर प्ले कर रहे हो, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो उसकी बहुत हाई कैपेसिटी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। कोई भी एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट में। ट्रेडर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है? तो देयर इज नो होली स्ट्रैटेजी। अब एक और चीज है, बहुत लोग डाउट होता है कि मिसकंसेप्शन होता है कि इंडिकेटर्स प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग है। Indicators are based on historical data. They can help organize information, but they don't predict price movements. We can use them to know specific information and then make subjective evaluation. तो इंडिकेटर्स होते हैं ना प्राइस में, सॉरी चार्ट पे, जो हमें बहुत कुछ बताते हैं। जैसे कि आप एक बहुत फेमस इंडिकेटर है
that is RSI, moving averages, MACD, and volume में ले लो, volume sort of indicator also. तो EMAs, ये सब क्या है? इंडिकेटर्स है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है इंडिकेटर्स ना प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, बट बहुत रॉन्ग है। जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, इनमें मैथमेटिकल मैथमेटिकल वे में ये कैलकुलेट करते हैं चीजें, ठीक है। मैं यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता हूँ, कुछ चीजें कोडेड भी होती है कंप्यूटराइज, बट हाँ, दैट इज मैथ्स। इनमें मैथ्स होती है, देयर इज मैथ्स इन्वॉल्व। वो जो मैथ्स है ना, वो हिस्टोरिकल डाटा को यूज करके आपको इंडिकेटर ना इन्फो दे रहा है। क्योंकि आपको पता है, आप जब ट्रेड करने बैठते हो, आपको आगे का प्राइस मूवमेंट नहीं पता। बेस उसी उसी तरीके से इंडिकेटर जो आप यूज कर रहे हो, उसे भी प्राइस मूवमेंट नहीं पता कि क्या होने वाला है। वो जो हिस्टोरिकल डाटा है ना, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, जितना ही पुराना डाटा है, वो उसको यूज करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और आपने ये सुना भी होगा, मैं आपको बताया भी, जितने भी मार्केट में इंडिकेटर है ना, वो सारे लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग मतलब मार्केट में जब वो चीज हो जाती है, तब वो बताते हैं आपको कि वो चीज हो गई है, होने वाली है। समझ रहे हो? क्योंकि इंडिकेटर्स प्रिडिक्ट नहीं करते ना, दे आर रिएक्ट, दे आर यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, दे आर इवोल्विंग हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। दे आर नॉट प्रिडिक्टिंग। इसलिए जितने भी मार्केट में इंडिकेटर्स, दे आर लैगिंग इंडिकेटर्स। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, अगर आप इंडिकेटर यूज करते हो आप गलत हो, आपको नहीं यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए कोई, बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हो, देखो मार्केट में ना, आज मार्केट में क्या, इंटरनेट पे बहुत लोग बोलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम करता है, वो कॉन्सेप्ट काम करता है, आईसीटी काम करता है, एएमडी काम करता है, एसएमसी काम करता है, आपका मतलब प्राइस एक्शन बेकार है, इंडिकेटर्स यूज नहीं करने चाहिए। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, दे आर ऑल स्टूपिड, ठीक है। कि मैंने आपको बोला ना, देयर इन्फिनिट वेज टू मेक मनी। तो देयर आर इन्फिनिट वेज टू मेक मनी, क्योंकि मार्केट इज एंडलेस। मार्केट आपके पहले भी था, आपके जाने के बाद भी हो। देयर इज अनलिमिटेड इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डाटा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो, आप गलत नहीं हो, बट अगर आप इस माइंडसेट से यूज कर रहे हो कि आप इंडिकेटर प्राइस प्रेडिक्ट करेगा, दैट इज रॉन्ग। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी भी हो, थोड़ा आउट ऑफ ऑफ टॉपिक जा रहा है, बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको डाउट है इंटरनेट पे देख के, अगर आपका सेटअप कोई भी इंडिकेटर यूज कर रहा हो, ऐसे भी आपका इंडिकेटर यूज कर रहा हो, 100 लोग उसे गलत बोल रहे हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपको लगता है दैट वर्क्स, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट मिसकंसेप्शन। एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो कभी हारते नहीं, कभी लूज नहीं करते। बट रियलिटी क्या है? दे लूज ऑल द टाइम। ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, सो देयर इज नो 100% थिंग्स हियर when it comes to financial market. Trading is just like a business where losses and profits are part of the process. आप बहुत कुछ समझ गए हो कि पहले ही, ट्रेडिंग जो होता है ना, इट्स लाइक अ बिजनेस। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों होता है, ठीक है। तो बिजनेस में ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, देयर इज कमीशंस, देयर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन ट्रेडिंग आल्सो। जैसे बिजनेस में आपको खराब डिसीजन लेने से लॉस होता है, ट्रेडिंग में भी लॉस होता है। तो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ बिजनेस। यहाँ पे कुछ भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम है। प्रोबेबिलिटी गेम में अनसर्टेनिटी होती है। जहाँ अनसर्टेनिटी आ गई, वहां पे आप किसी भी चीज को लेकर 100% श्योर नहीं हो सकते, ठीक है। तो बड़े ट्रेडर्स भी लूज करते हैं। मैं आपको यहाँ तक बताता हूँ, कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लोग 50%, जो हम बोलते हैं ना कि 50% से आपकी एक्यूरेसी ऊपर होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल बनोगे, 50% होनी चाहिए। लोग 25%, 10% की एक्यूरेसी भी लेके प्रॉफिटेबल है। अब देख लो कितना ज्यादा वो लूज कर रहे हैं, स्टिल दे आर प्रॉफिटेबल, दे आर प्रोफेशनल ट्रेडिंग। वैसा नहीं बोल सकते कि वो कभी लूज नहीं करते, दे लूज ऑल द टाइम, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, दे लूज ऑल द टाइम। आप याद रखना, आप कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर सकते। अगर आप ये बोल रहे हो कि प्रोफेशनल ट्रेडर वैसे कभी नहीं हारते, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि मार्केट को वो हमेशा बीट कर रहे हैं। आप मार्केट को कुछ इंस्टेंट पे बीट कर सकते हो, कुछ इंस्टेंट पे बीट कर सकते हो, कुछ बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इंस्टेंट बीट कर सकते हो, बट मार्केट का कोई ऐसा लिविंग ह्यूमन नहीं है जो बीट कर सकता है हर टाइम।
कोई ऐसा ह्यूमन नहीं है जो एग्जिस्ट करता हो इस अर्थ पे जो मार्केट को बीट कर सके इंडेफिनिटली, ऐसा नहीं है। तो वो समझ में आ गया होगा रियलिटी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा हारते हैं, बट वो उस लॉस को ना साइकोलॉजिकली अफेक्ट होने नहीं देते अपने आप को। दैट्स व्हाई दे आर प्रोफेशनल्स, दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो होपफुली आपको सारे मिसकंसेप्शन सॉरी क्लियर हो गए होंगे। अगर मुझे लगता है कि और मिसकंसेप्शन क्लियर करने हैं तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक और लेक्चर लेके आऊँगा। अगर मुझे लगता है कि दैट इज़ इनफ तो मैं और लेक्चर्स यूज़ नहीं करने वाला आगे, या इसके ऊपर नहीं डालने वाला। तो जो हमारा 6th लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक का मतलब टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने वाले। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। याद रखना, अगर आपके बिलीव्स मार्केट फाइनेंशियल मार्केट की रियलिटी से अलाइन्ड है तो आपकी लर्निंग प्रोसेस बहुत ईज़ी हो जाएगी। तो होपफुली एन्जॉय द लेक्चर।